गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे मुंशी प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध कहानी दो बैलों की कथा। और कल हम लोगों ने आ, 2-3 वीडियो में इनके बारे में जाना, कहानी के बारे में, कि कहानी के बारे में किन किन पात्रों का चित्रण किया गया है और कौन कौन सी घटनाओं का उल्लेख किया गया है। इसी कहानी के आगे संदर्भ में क्या होता है, आइए हम लोग देखते हैं। संध्या समय दोनों बैल। इसके पहले कहानी में क्या था कि झूरी ने दोनों बैल हीरा और मोती को अपने गया गया साले के यहाँ कुछ दिनों के लिए काम के लिए भेजा। अब चूंकि दोनों मूक प्राणी थे, वो झूरी को नहीं समझ सकते थे कि झूरी ने उन दोनों बैलों को गया के यहाँ क्यों भेजा। उनको लगा कि मेरे मालिक ने मुझे किसी कारणवश बेच दिया है। और गया जो झूरी का साला है, उन दोनों बैलों को लेकर अपने साथ अपने घर चला जाता है। यहाँ तक की घटना का वर्णन हम लोगों ने किया था। अब आगे उस घटना का वर्णन है। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंच गए। अपने नए स्थान का मतलब क्या हो गया, किसके यहाँ पहुंच गए? जो झूरी का साला था गया, झूरी का साला गया था, उसके घर में पहुंच गए। दिन भर के भूखे थे, दिन भर वो भूखे थे। लेकिन जब नांद में लगाए गए, नांद नांद मैंने बताया थे, नांद एक ऐसा पात्र होता है, एक मिट्टी का बना हुआ पात्र होता है जिसमें जानवरों को भोजन दिया जाता है, खाना दिया जाता है। नांद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। उनके मन में बड़ा दुख था कि मेरे मालिक ने मुझे बेच दिया है। और जब शाम को उनको खाना दिया गया तो उन्होंने खाना नहीं खाया, चारा नहीं खाया। दिल भारी हो रहा था। भारी होने का मतलब मन उनका बहुत दुखी हो रहा था। किस बात से? कि मालिक ने हमको बेच दिया है। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था, जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था, यानी झूरी का घर, उसको वो अपना घर समझते थे, वह आज उनसे छूट गया। वह आज उनसे छूट गया, यानी वो वहां से चले आए। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी सब उन्हें बेगानों से लगते थे। ये नया घर, नया गांव, नया आदमी, यानी कहाँ की बात कर रहे हैं लेखक? अब गया के गांव की बात कर रहे हैं। गया कौन है? झूरी का साला है। इसको याद रखिएगा, झूरी के साले का क्या नाम है? गया है। और गया अपने गांव में उन दोनों बैलों को ले गया है और वहां पर उनको सब कुछ नया दिख रहा है, नया गांव है, नए आदमी है। और वहां पर कोई भी अपना उनको नहीं प्रतीत हो रहा है, कोई भी अपना नहीं लग रहा है। आगे कह रहे हैं, दोनों ने अपनी मूक भाषा में, मूक भाषा यानी सांकेतिक भाषा में सलाह की। फिर दोनों ने एक दूसरे से सलाह की, कुछ योजना बनाई। किसने? हीरा और मोती ने आपस में सलाह बनाई। एक दूसरे को कनखियों, कनखियों का मतलब होता है तिरछी निगाह से। कनखियों का मतलब क्या होता है? तिरछी निगाह से। तिरछी निगाह से एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। उन्होंने कुछ भी खाना नहीं खाया। उनका दिल भारी हो रहा था, उनका मन बहुत दुखी था। और दुख इस बात का था कि मेरे मालिक ने मुझे बेच दिया, जबकि ऐसा नहीं था। झूरी ने कुछ दिनों के लिए काम करने के लिए गया को उन दोनों बैलों को दिया था, लेकिन बैलों को यह प्रतीत हुआ कि मालिक ने हमको बेच दिया है। और जब उस नए गांव में गए तो नए गांव में सब कुछ उनके लिए नया था। वहां के लोग, गांव, जमीन, घर, सब कुछ नया था। उनका कुछ अपनापन नहीं था वहां। फिर दोनों ने क्या किया? मूक भाषा में योजना बनाई। योजना क्या बनाई, आगे चर्चा करेंगे किस योजना के बारे में बात कर रहे थे। दोनों ने मूक भाषा में योजना बनाई और कनखियों, तिरछी निगाह से, तिरछी निगाह से एक दूसरे को देखा और चुपचाप फिर लेट गए। जब गांव में सोता, सोता यानी जब गांव के लोग, सभी लोग सो जाते हैं, लगभग 8 या 9 बजे सब लोग खाना वाना खाकर गांव में सो जाते हैं, तो उसी के लिए प्रयोग किया गया सोता। जब गांव में सोता पड़ गया, गांव के सभी लोग सो गए, तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा लिए। पगहे मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि पगहे जिन जानवरों को जिन रस्सी में बांधा जाता है उसको हम पगहा कहते हैं। एक मोटी रस्सी होती है,
उस मोटी रस्सी में क्या होता है, जानवरों को बांधा जाता है, उसे पगहा कहते हैं। उन बार दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले, रस्सी को तोड़ दिया और घर की तरफ चले। रात में वहां से वो गया के घर से अपनी रस्सी को तुड़ा लेते हैं और तुड़ा कर वहां से भाग जाते हैं। पगहे बहुत मजबूत थे। अनुमान ना हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा। जो गया ने जिस रस्सी से उन दोनों बैलों को बांधा था, मोटी रस्सी से, तो गया को लगा कि ये तो बहुत मोटी रस्सी है, ये बैल क्या तोड़ेंगे। लेकिन उन दोनों बैलों ने उस मोटी रस्सी को तोड़कर वहां से भाग जाते हैं। पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियां टूट गई। कैसी शक्ति आ गई थी? दूनी शक्ति आ गई थी। क्यों आ गई थी? अपने गांव जाने के लिए, अपने मालिक से मिलने के लिए। प्रेम की वो शक्ति आ गई थी उनके अंतर्गत कि इतनी मोटी रस्सी को भी उतराकर वहां से भाग जाते हैं। ये गया का जो गया का घर है, एक प्रकार से सांकेतिक रूप से कह सकते हैं ये परदेश है। और दोनों बैल अपने मालिक झूरी के पास अपने स्वदेश जाना चाहते हैं। उसी के लिए संघर्ष, उसी के लिए जद्दोजहद चल रहा है। मुंशी प्रेमचंद जी ने इस दो बैल, यहाँ पर बैल नहीं है, ये मनुष्य का प्रतीक हो जो निरंतर संघर्ष करते हैं आजादी के लिए। तो ये दोनों बैल दोनों अपने मालिक से अपने स्वदेश जाने के लिए संघर्ष करते हैं और रस्सी तुड़ाकर वहां से भाग जाते हैं। आगे चलते हैं। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा। अब दोनों बैल कहां पहुंच गए हैं? दोनों बैल अपने मालिक झूरी के पास पहुंच गए हैं। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी मतलब जहां पर चारा डाला जाता है, एक ऐसा स्थान जहां पर जानवरों को चारा डाला जाता है, उसे हम चरनी कहते हैं। दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों बैल कौन थे? हीरा और मोती। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव मतलब रस्सी, गराव मतलब क्या हो गया? रस्सी लटक रहा है, क्योंकि वो वहां से तुड़ा के भागे थे, किसी ने खोला तो था नहीं, तो आधी रस्सी वहीं रह गई थी और आधी रस्सी उनके गले में लटक रही थी। तो आधा आधा गराव लटक रहा है। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं। उनके घुटने तक जो पांव थे वो किससे भरे हैं? कीचड़ से सने हुए हैं। और दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह, देखिए स्नेह प्रेम भी है और विद्रोह भी है, दोनों बात यहां पर लेखक कह रहे हैं, झलक रहा है। स्नेह है अपने मालिक से मिलने का, अपने गांव जाने का, अपने स्वदेश जाने का। और विद्रोह इसलिए है कि वो मालिक से जानना चाहते हैं, मालिक ऐसी कौन सी हमने गलती की है जिसके कारण आपने हमको दूसरे के घर भेज दिया? क्या हम कम काम करते थे? कहते तो हम रात दिन मेहनत करते और जी तोड़ मेहनत करते, लेकिन आपको अपने से हमको जुदा नहीं करना था। ये विद्रोह था उनके अंतर्गत मालिक के प्रति कि मालिक ने हमको क्यों भेज दिया गया क्या? आगे, झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। स्नेह मतलब प्रेम से। झूरी क्या है? जब झूरी ने उन दोनों बैलों को चरनी पे देखा प्रातःकाल, तो स्नेह से, प्रेम से गदगद माने बहुत प्रसन्न हो जाना, बहुत खुश हो गया। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। दौड़कर क्या करता है? उन दोनों बैलों को गले लगा दे। किसानों का अपने पशुओं के प्रति बड़ा आत्मीय लगाव होता है और वो उनको अपने बच्चों की तरह प्रेम करते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार झूरी अपने बैलों को प्रेम करता है, तो दौड़कर गले लगा लिया। प्रेमालिंगन, प्रेम से आलिंगन और चुम्बन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। मनोहर माने होता है सुंदर। यानी झूरी क्या करता है? अपने दोनों बैलों को गले लगाने लगता है, चूमने लगता है, उनके माथों को सहलाने लगता है। तो वही प्रेमालिंगन और चुम्बन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर, बड़ा ही सुंदर लगता है देखने में। घर और गांव के लड़के जमा हो गए थे। जब ये घटना, गांव में कोई भी घटना होती तो बहुत जल्दी आग की तरह फैल जाती है और लोग बहुत जल्दी इकट्ठा भी हो जाते हैं। तो जब घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजाकर उनका स्वागत करने लगे, उन दोनों बैलों को जब देखा कि ये दोनों बैल वहां से भाग आए हैं,
तो गांव के आस पड़ोस के मोहल्ले के लड़के थे, लोग थे, वहां इकट्ठा हो जाते हैं और उन दोनों बैलों को देखकर, उनकी इस कलेबाजी को देखकर, और दोनों बहुत पूरे लोग खुश हो जाते हैं और तालियां बजाने लगते हैं। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व ना होने पर भी महत्वपूर्ण थी। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व ना होने पर भी बहुत महत्वपूर्ण थी, उन दोनों बैलों का वापस गांव में आना। आगे कह रहे हैं, बाल सभा ने निश्चय किया, बाल सभा यानी बालकों की मंडली ने निश्चय किया, दोनों पशुवीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। अभिनंदन पत्र का मतलब क्या है? अभिनंदन पत्र का ये नहीं कि आपको उन्हें कोई पुरस्कार देंगे, वो तो जानवर है, वो कैसे पुरस्कार ले सकते हैं। तो अभिनंदन पत्र का जो रूप है, कोई अपने घर से रोटियां लाया, अब जो घर में रोटियां बची रहती हैं, कोई अपने घर से क्या है उनके लिए रोटियां लेकर आया, कोई गुड़ ले आया, उन बैलों का मुंह मीठा कराने के लिए गुड़ ले आया, कोई चोकर ले आया। आटे को छानने के बाद जो बचता है शेष पदार्थ, उसी को हम चोकर कहते हैं। तो कोई चोकर और कोई भूसी अपने घर से ले आया उन बैलों को खिलाने के लिए। क्यों? क्योंकि गांव के लोग भी बहुत आश्चर्यचकित थे कि ये दोनों बैल किसी दूसरे गांव में थे और बिना रास्ता पहचाने ये दोनों भागकर वहां से अपने मालिक के पास फिर से आ गए। ये बहुत बड़ी घटना थी गांव वाले के लिए। ऐसा होता नहीं है कि बिना किसी मालिक के वापस जानवर अपने घर आ पाए, लेकिन वो दोनों बैल क्या है, वापस अपने घर में आ जाते हैं और बालक मंडली, गांव के लोग और झूरी सभी मिलकर उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे। एक बालक ने कहा कि ऐसे बैल, गांव में ऐसे बैल जो है हीरा और मोती, किसी के पास नहीं है। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर दोनों अकेले चले आए, बिना रास्ता जाने पहचाने दोनों क्या है, दोनों इतनी दूर से वापस अपने घर चले आए, ये कैसे हो सकता है? तीसरा बोला, बैल नहीं, वे उस जन्म के यानी पूर्व जन्म के आदमी हैं। ये बैल नहीं, पूर्व जन्म के क्या हैं? आदमी हैं। तीसरा बालक बोलता है, इसका प्रतिवाद माने विरोध करने का किसी को साहस ना हुआ। किसी के अंदर भी साहस नहीं था कि इन बच्चों की बातों का प्रतिवाद कर सके, विरोध कर सके, उनका काट कर सके, क्योंकि यहां पर मनोभावों का चित्रण किया जा रहा है। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। अब प्रवेश होता है अगले पात्र का, जो इस पात्र में सबसे खतरनाक है, झूरी की स्त्री। झूरी की स्त्री थी, वो भी सुबह प्रातः काल निकली, आवाज सुनी होगी लोगों की, बच्चों की, तो वो भी अपने घर से बाहर निकली देखने के लिए कि क्या हो रहा है। तो झूरी जब घर से निकलती है तो दोनों बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। जल उठी मतलब गुस्सा गई। आगे कहती है, बोली, कैसे नमक हराम बैल है कि एक दिन वहां काम ना किया और भाग खड़े हुए। उन दोनों बैलों को वो अपशब्द बोलती है, क्या बोलती है? नमक हराम। जिसका नमक खाना चाहिए उससे दगाबाजी नहीं करनी चाहिए। और वो नमक हराम उन दोनों बैलों को कहती है। क्यों? क्योंकि उन दोनों बैलों को झूरी ने अपने साले गया यानी अपनी पत्नी के भाई के यहाँ भेजा था कुछ दिनों को काम करने के लिए, लेकिन वो दोनों बैल वहां से भाग आते हैं और ये उसकी पत्नी को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि पत्नियों का अपने मायके से बड़ा प्रेम होता है, भाइयों से बड़ा प्रेम होता है। आगे कह रहे हैं, झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका। उसको ये अच्छा ना लगा झूरी को कि मेरी पत्नी नमक हराम कह रही, जबकि दोनों बैल नमक हराम नहीं है। ये तो बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात कठिन परिश्रम करते हैं, लेकिन मेरी पत्नी क्या है, ईर्ष्यावश गुस्से में उनको नमक हराम बोल बैठती है। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका। नमक हराम क्यों? वो प्रश्न करता है कि नमक हराम क्यों है, क्यों तुम इनको नमक हराम बोल रही हो? चारा दाना कुछ ना दिया होगा तो क्या करते?
झूरी ने कहा कि इनको चारा दाना गया ने नहीं दिया होगा, ठीक से खाना नहीं दिया होगा, इसलिए दोनों बेचारे वहां से भाग आए। तुम इनको क्यों गाली देती हो फालतू में? स्त्री ने रोब के साथ कहा, स्त्री यानी झूरी की पत्नी ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। वो व्यंग करती झूरी के ऊपर कि तुम ही तो इन बैलों को केवल खाना खिलाते हो, कोई दूसरा खाना नहीं खिलाता है, वहां पर भी इनको खाना नहीं मिला, ऐसे बोल रहे हो, खाली पानी ही हमारे भाई ने दिया है। तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं, कोई खाना नहीं देता है। ये व्यंग करती है झूरी की पत्नी झूरी पर। फिर झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? झूरी अपनी पत्नी से कहता है, उसको चिढ़ाते हुए, कि अगर इनको चारा मिलता दोनों बैलों को तो वहां से भागते नहीं, काम करते वहां। इनको चारा पानी नहीं दिया होगा तुम्हारे भाई ने। स्त्री चिढ़ी, फिर स्त्री को चिढ़ा, यानी झूरी की पत्नी झूरी की बातों से चिढ़ने लगी। भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं। झूरी की पत्नी ने कहा कि भागे इसलिए हैं कि तुम लोगों की तरह वो बैलों को सहलाते नहीं है। यानी कौन? गया। उतना प्रेम नहीं करते, उनको अगर खाना पानी देते तो उनसे बढ़ चढ़कर काम भी लेते हैं उन बैलों से, तो रगड़ कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। यानी अगर हमारा भाई उनको खाना देता है तो उनसे रगड़ कर काम भी करवाएगा, और ये दोनों है कामचोर। कौन? हीरा और मोती। इसलिए वो वहां से भागकर चले आए। इस झूरी के कहने पर झूरी की स्त्री ये जवाब झूरी को देती है, अब देखो कहां से खली और चोकर मिलता है, सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाएं चाहे मारे। और यह वो प्रतिज्ञा करती है कि अब मैं इन जानवरों को क्या नहीं दूंगी? खली और चोकर नहीं दूंगी, सिर्फ सूखा भूसा दूंगी। देखते हैं कि ये खाते हैं कि नहीं खाते हैं, खाएं चाहे मरें, लेकिन मैं इनको सूखा भूसा ही दूंगी। वही हुआ। मजूर को बड़ी ताकीद निर्देश कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। उसने मजूर को बुलाया और मजूर से कहा, किसने? झूरी की पत्नी ने कहा, इन दोनों बैलों को सिर्फ सूखा भूसा दिया जाए, खली या चोकर कुछ भी ना डाला जाए। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, यानी हल्का हल्का, ना कोई चिकनाहट ना कोई रस। उस खाने में ना तो कोई चिकनाहट थी और ना ही कोई रस। रस का मतलब स्वाद था। क्या खाएं? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे, और उन दोनों ने वो खाना यानी चारा नहीं खाया, और दोनों अपने घर के द्वार की तरफ देखने लगे। आगे कह रहे हैं, झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी से खली क्यों नहीं डाल देता? उन बैलों पर दया खाकर झूरी अपने मजदूर से बोलता है, जो वहां काम करता है, उन बैलों की सेवा करता है, कि क्यों नहीं खली डाल देता चुपचाप चोरी करके, मालकिन तेरी ना जान पाए। लेकिन जो मजदूर है वो बोलता है, मालकिन मुझे मार ही डालेगी, चुरा कर डाला, मालकिन को बताने की जरूरत नहीं है, जा चुरा कर थोड़ा सा डाल दे खली और चोकर। ना दादा, उसने कहा, ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। जब वो जान जाएंगी तो पीछे से तुम ही उन्हीं का पक्ष लोगे, और मुझे पिटाई पड़ेगी, मुझे डांट पड़ेगी। मैं नहीं डालूंगा दादा। दूसरे दिन झूरी का साला मतलब कौन आ गया? गया। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। फिर अगले दिन झूरी का साला गया आ गया और उन दोनों बैलों को अपने साथ वापस अपने गांव ले चला। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता, बैलगाड़ी। किसमें जोता है? बैलगाड़ी में। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा। 2-4 बार प्रयास किया हीरा और मोती में सबसे उग्र जो था वो मोती था, और सबसे समझदार जो बैल था वो हीरा था। मोती को गुस्सा बहुत आता था, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता था, लेकिन हीरा को बहुत धैर्यशाली जानवर था, उसको गुस्सा नहीं आता था। तो मोती क्या करता? गुस्से में गाड़ी को क्या कर देता? कभी कभी खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया उसको।
हीरा ने उसको क्या किया, संभाल लिया। वह ज्यादा सहनशील था। इन विशेषताओं पर ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न पूछते हैं, हीरा और मोती की विशेषताएं लिखिए। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से, इस बार और भी मोटी रस्सियों से बांध दिया। किनको, हीरा और मोती दोनों बैलों को और भी मोटी मोटी रस्सियों से बांध दिया। पिछली बार वो रस्सी को तुड़ाकर भाग गए थे, उससे भी मजबूत रस्सी, इस बार मोटी रस्सी से उनको बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा, फिर उनको क्या दे दिया, सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। उसके भी बैल थे, लेकिन वो अपने झूरी के यहाँ से भी उन दोनों बैलों को काम के लिए लाया था, तो अपने बैलों को क्या है, खली चूनी सब कुछ देता है खाने में। लेकिन उन दोनों बैलों से बदला लेने के लिए, चूंकि वो तुड़ाकर वहां से भाग गए थे, उन्होंने गया का काम नहीं किया था, इसलिए वो उनको क्या देता है, सिर्फ सूखा भूसा देता है, उसमें खली या चूनी कुछ भी नहीं डालता है। बेचारे 2 दिन से अपने मालिक के यहाँ गए, वहां भी मालकिन ने उनको सूखा भूसा डाल दिया, रात भर वहां भी कुछ नहीं खाए। अगले दिन गया, उनको फिर पकड़ के वापस ले आया, फिर बेचारे कुछ भी नहीं खाए, उनको सूखा भूसा डाल दिया। आगे कहानी में क्या होता है, दोनों बैलों को ऐसा अपमान कभी ना हुआ जितना अपमान इस समय हो रहा था उनके साथ। इस तरह का अपमान पूर्व में कभी भी उनके साथ नहीं हुआ। झूरी इन्हें फूल की छड़ी, देखिए फूल की छड़ी से भी ना छूता। फूल की छड़ी से ना छूने का मतलब कभी भी उनको उसने मारा पीटा नहीं। हमेशा उनको, उन दोनों बैलों को बड़े प्रेम के साथ, बड़ी आत्मीयता के साथ अपने साथ रखा है, पुत्रवत उनको साथ प्रेम किया है। उनको कभी फूल की कभी छड़ी होती है, नहीं होती, फूल की छड़ी से भी नहीं छूता था। उसकी टिटकार, टिटकार माने आवाज जो होती है, जो बैलों को हाँकने की आवाज होती है, उसे टिटकार कहते हैं। पर दोनों उड़ने लगते। जब भी झोरी उनको टिटकार मारता, एक ध्वनि, टिटकार का मतलब एक ध्वनि होती है जानवरों को हाँकने की, उसी टिटकार आवाज को जब दोनों बैल सुनते थे अपने मालिक की, तो वो आसमान में उड़ने लगते थे। यहां मार पड़ी आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। देखिए अत्याचार पर ही अत्याचार हो रहा है इन दोनों बैलों पर। एक तो मार पड़ती है, वो मारा जाता है दोनों बैलों को, दूसरा आहत सम्मान, यानी सम्मान भी उनका आहत होता है, और तीसरा उनको सूखा भूसा भी खाने में दिया जाता है। यानी हर तरफ से उनके ऊपर मार पड़ रही है उन दोनों बैलों पर। नांद की तरफ आंखें तक न उठाई। इस कारण उन दोनों बैलों ने रात भर कुछ भी नहीं खाया। उस नाद यानी जिसमें भोजन पड़ा रहता है, उसकी तरफ अपनी आंख तक भी ना उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता। दूसरे दिन क्या है, गया उन दोनों बैलों को काम पर ले गया और दोनों को किस पर जोता, हल। हल क्या होता है, जिससे खेत की जुताई होती है, उसे हल बोलते हैं। हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पांव ना उठाने की कसम खा ली थी। अब हल में तो वो लग गए, लेकिन उन्होंने मन ही मन ठान लिया था कि मैं इसका काम नहीं करूंगा। क्यों, क्योंकि इसने मुझे बहुत मारा पीटा है, बहुत अपमानित किया है, मुझे भोजन तक ठीक से नहीं दिया है। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पांव न उठाए। जब दोनों काम करने के लिए आगे नहीं बढ़े, तो गया ने उनको बहुत बुरी तरीके से पीटा डंडों से, लेकिन वो टस से मस न हुए, उन्होंने काम नहीं किया। एक बार जब उस निर्दयी, निर्दयी का मतलब जिसके अंदर कोई दया नहीं होती है, उसे हम निर्दयी बोलते हैं। निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए। किसकी नाक पर मारा, हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए, तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। मोती हीरा से बहुत प्रेम करता था, उसको अपना भाई मानता था। जब वो झूरी के घर में दोनों बैल जोते थे, तो दोनों प्रयास करते थे कि सबसे ज्यादा भार मेरे कंधों पर रहे, मेरे भाई पर कम रहे। इन दोनों को इतना प्रेम होने पर जब गया हीरा की नाक पर डंडा मारता है, तो मोती को बहुत गुस्सा आ जाता है। किसको गुस्सा आता है,
मोती को। मोती थोड़ा सा गुस्साल टाइप का है, हीरा जो है बहुत धैर्यशाली और शांत जानवर है। तो मोती को बहुत गुस्सा आ जाता है, हल लेकर भागा। मोती इसी गुस्से में क्या है, हल लेकर भागने लगता है। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टूट टाट कर बराबर हो गया। जो भी चीजें होती हैं, जो भी हम किसानी में प्रयोग करते हैं, ये जो हल है, ये जो रस्सी है, ये जुआ है, जोत है, ये सब जब किसान अपने खेतों में काम करता है तब इन सभी चीजों का प्रयोग करता है। तो ये सारी सब चीजें टूट कर बिखर जाती हैं और मोती वहां से लेकर उनको भाग जाता है। गले में पड़ी बड़ी बड़ी रस्सियां ना होती तो दोनों पकड़ाई में ना आते। यदि उनके गले में वो मोटी मोटी रस्सियां ना होती तो शायद इस बार भी ना पकड़ाई देते, वो भाग जाते। लेकिन इस बार उनके गले में मोटी मोटी रस्सियां पड़ी हुई थी जिसके कारण भाग नहीं पाए। हीरा ने मूक सांकेतिक भाषा में बोला, भागना व्यर्थ है। उसने हीरा ने मोती से कहा, मोती भागना व्यर्थ है, मत भागो, नहीं और मार पड़ेगी। वो मना करता है मोती को। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बार मार पड़ेगी। वो कहता है कि तुम्हारी तो जान ही ले ली थी, लगातार तुम्हारी नाक में ये डंडा मार रहा था, मुझे तो लगा कि तुम्हारी जान चली जाएगी, अब की बार मार पड़ेगी। अब की बार मार कौन पड़ेगी, कौन रहा है, कौन कह रहा है? अगर भागे तो अब की बार बहुत मार पड़ेगी। ये फिर कहता है हीरा कहता है मोती से। आगे कह रहे हैं, पढ़ने दो। कह रहा है पढ़ने दो, बैलों ने जन्म लिया। ये किसने कहा है? ये मोती ही कह रहा है, नहीं हीरा कह रहा है पढ़ने दो, बैलों का जन्म लिया है तो मार से कहां तक बचेंगे। ये जो वक्तव्य कह रहा है हीरा कह रहा है मोती से कि मोती पढ़ने दो मार, हमने तो बैलों का जन्म लिया, हमारा जन्म ही इसलिए हो रहा है कि हम मार खाएंगे और खेतों में काम करेंगे, हमसे तो कौन प्रेम करेगा। तो पढ़ने दो, बैलों का जन्म लिया है तो मार से कहां तक बचेंगे, हम लोग कहां तक बचेंगे मार से, मार खाने दो। गया दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है। गया जब वो दोनों बैल भगने लगते हैं तो गया उन दोनों बैलों को पकड़ने के लिए फिर वापस आ रहा है दो आदमियों के साथ। दोनों के हाथों में लाठियां हैं। इस बार क्या थी? दोनों के हाथों में लाठियां थी उन बैलों को काबू करने के लिए। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा मैं भी। मोती हीरा से कहता है, हीरा भाई अगर आप आदेश दो तो बताओ, मैं थोड़ा सा इन दोनों को मजा चखा दूं। लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझा, नहीं भाई खड़े हो जाओ। हीरा ने कहा, खड़े हो जाओ, भाग नहीं पाएंगे और ये दोनों मिलकर लाठियों से हमें बहुत मारेंगे, हो सकता है खड़े हो जाएंगे तो ये लोग हमारी पिटाई ना करें। हीरा मोती को समझाता है, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। मोती कह रहा, मोती गुस्सैल, धैर्य उसके अंदर धैर्य कम है। उसने कहा मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को वहां पर मार कर गिरा दूंगा। मोती कहता है नहीं। हीरा कहता है नहीं, हमारी जाति का यह धर्म है, धर्म नहीं है। हीरा क्या कहता है? हमारी जात का यह धर्म नहीं है, हमारी जात का धर्म है अपने मालिक की सेवा करना। हमारा हमारी जात का धर्म किसी पर सींग चलाना नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। मोती क्या है? दिल में ऐंठ कर रह गया कि देखो ये दोनों डंडा लेकर आ रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बेबस हैं। दोनों को पकड़कर ले चला। गया अपने साथ जिन आदमियों को लेकर आया था वो सभी आदमी उन दोनों बैलों को पकड़कर अपने साथ ले चलते हैं। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट ना की। गया और उसके साथ जो आदमी थे वो बैलों को भाप जाते हैं कि अगर इनको हम मारेंगे पीटेंगे ना तो हो सकता है ये विरोध कर दे, हो सकता है ये हमारे ऊपर आक्रमण कर दे। तो समय और परिस्थितियों को देखते हुए उन लोगों ने उनको मारा पीटा नहीं, उन दोनों बैलों को पकड़कर वहां से वापस घर ले चलते हैं। नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देख कर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही
मसलहत है। जो उसके गया और उसके सहायक थे, अगर वो उन दोनों बैलों को मारते तो हो सकता था कि वहां पर स्थितियां कुछ विपरीत हो जाती। हो सकता कि वो दोनों बैल भी उन दोनों के ऊपर आक्रमण कर देते। तो समय और परिस्थितियों को देखते हुए उन दोनों बैलों ने वहां पर उसको, दोनों बैलों के साथ मारपीट टल जाती है और दोनों को वहां से पकड़कर वापस घर ले जाते हैं। आगे कह रहे हैं, आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। फिर अगले दिन उनको क्या दिया जाता है? सूखा भूसा। अगले दिन फिर उनको सूखा भूसा दिया जाता है। दोनों चुपचाप खड़े रहे। दोनों कैसे रहे? चुपचाप वहां पर खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त एक छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। अब ये देखिए, अगले पात्र की एंट्री होती है। वो एक छोटी सी लड़की है जो गया के घर में रहती है। ये गया के भाई की बेटी है। किसकी बेटी है? गया के भाई की बेटी है। और गया गया की जो पत्नी, उसकी सौतेली माँ है इस लड़की की। तो जब दोनों को सूखा भूसा डाल दिया गया, दोनों बेचारे बैल उस खाने को देखते रहे। तभी उस घर से क्या है, एक छोटी सी लड़की वहां से निकलती है। छोटी सी लड़की का प्रवेश होता है वहां पर 2 रोटियां लेकर। कितनी रोटियां लेकर? 2 रोटियां निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उन दोनों बैलों को वो एक एक रोटी वो छोटी सी लड़की खिलाकर वहां से भाग जाती है। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। उस एक एक रोटी से उनकी भूख नहीं शांत हो जाती। अब अगर हम आपसे प्रश्न करें कि भूख मीठी कि भोजन मीठा, तब आप इसका क्या उत्तर दोगे? भोजन कभी मीठा नहीं होता है, भूख मीठी होती है। जब आपको बहुत तेज भूख लगती है और आपको उस समय कुछ भी दे दिया जाए खाने के लिए, तो क्या है, आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी और वो भी आपको नमक रोटी प्याज भी आपको बहुत स्वादिष्ट लगेगा। यदि आपका पेट भरा हुआ है और आपके सामने विभिन्न तरीके के पकवान रख दिए जाएं, तो हो सकता है कि आप उनको ना पसंद करो, आप उनको ना खाओ। तो वही बात है कि एक एक रोटियों से उनकी भूख तो नहीं मिटती है, लेकिन उनकी आत्मा तृप्त हो जाती है। यदि आपको कोई खाना दे और बड़े गुस्से से ले खा ले, तो क्या आप उस खाने को खाओगे? नहीं, नहीं खाओगे। लेकिन वही नमक रोटी आपको बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से कोई आपके सामने परोस दे, तो आप उसको खाओगे और वो भोजन आपको बहुत स्वादिष्ट और मीठा लगेगा। तो फर्क यही है सिर्फ कि उन एक एक रोटियों से उन दोनों बैलों की भूख तो नहीं शांत होती, जो उनको तृप्ति मिलती है उस प्रेम से। भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। दोनों बैल सोचते हैं कि चलो इस घर में भी किसी सज्जन व्यक्ति का वास है, कोई भी तो अच्छा आदमी है। सब तो बहुत खराब हैं, सभी मारते पीटते रहते हैं, अत्याचार करते रहते हैं, कोई भी प्रेम नहीं करता है। जानवर भी प्रेम के भूखे होते हैं। आप कुत्ते को पालते अपने घर में और प्यार से उसके सिर में हाथ फेर दीजिए, कैसे वो अपनी पूंछ को हिलाने लगता है। गाय के सिर में हाथ फेर दीजिए, कैसे वो आपके सामने प्रेम में सिर हिलाने लगती है। तो जानवर भी क्या होते हैं, वो प्रेम के भूखे होते हैं। तभी दोनों हीरा और मोती कहते हैं कि लगता है इसके घर में भी कोई सज्जन का वास है। लड़की भैरव की है, इसको याद रखिएगा, यहां से प्रश्न पूछ लेता है। लड़की किसकी है? लड़की भैरव की थी। उसकी माँ मर चुकी थी। उसकी माँ क्या हो गई? मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती थी। सौतेली माँ कौन हो गया? सौतेली माँ हो गई थी गया की पत्नी, और जो उसकी माँ थी वो मर चुकी थी। इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। आत्मीयता कैसे हो गई थी? उस लड़की के साथ वैसा ही व्यवहार किया जाता था जैसा कि उन बैलों के साथ। अब चूंकि वो सौतेली माँ थी, तो सौतेली माँ क्या करती है आप जानते ही हैं अच्छी तरह से, उस लड़की के साथ बहुत दुर्व्यवहार करती थी।
दिन भर काम करवाती थी, ठीक से खाना नहीं देती थी, छोटी-छोटी बातों पर मारती पीटती थी। इस प्रकार का व्यवहार उनके साथ। और जो हीरा और मोती थी उनके साथ कैसा व्यवहार होता था? गया उनको जबरन काम पर ले जाता था, उनको मारता पीटता था, उनको ठीक से खाना नहीं देता था। दोनों के साथ समान व्यवहार कर रहा था। तो वो लड़की बहुत अच्छी तरह जानती थी कि इन दोनों बैलों के साथ वैसा ही व्यवहार हो रहा है जैसा मेरा इस घर में मेरे मेरे साथ होता है। तो वो इसी भावना में उन दोनों बैलों को प्रेमवश एक-एक रोटी खिलाती है, जिससे उनकी भूख तो शांत नहीं होती है, लेकिन उनकी आत्मा तृप्त हो जाती है। और लड़की किसकी थी? लड़की भैरव की थी। सौतेली माँ गया की पत्नी थी और उसकी माँ का निधन हो जाता है। इसलिए दोनों बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता थी। इसी घटना के कारण उनको क्या थी? आत्मीयता थी इन दोनों बैलों से। दोनों दिन भर जोते जाते। दिन भर क्या है? खेतों में जोते जाते, डंडे खाते, काम भी लिया जाता, मारा भी जाता, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात में वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। दिन भर गया उनसे बल भर काम लेता था, मारता भी था, पीटता भी था और शाम को फिर उनको उसी चराहे पे बांध देता था और रात में वो बालिका आती थी और उन दोनों बैलों को वो 2 रोटियां खिला जाती थी, एक-एक रोटी। प्रेम के इस प्रसाद माने कृपा होता है। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत माने उन्नत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी, भाई उनको सूखा भूसा ही मिलता था, तो वो केवल पेट भरने के लिए वो सूखा भूसा खा लेते थे। तो 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल ना होते थे। कमजोर, दुर्बल मतलब कमजोर होना, कमजोर नहीं होते थे। बहुत कम खाना मिलता था, लेकिन उनको उस घर में एक लड़की से प्रेम मिलने लगा था, उस छोटी लड़की से, जिसके कारण उनके अंदर शक्ति आ गई थी, ताकत आ गई थी और सूखा भूसा भी खाकर वो दुर्बल ना होते थे। मगर दोनों की आंखों में रोम-रोम विद्रोह भरा हुआ था। दोनों की आंखों में क्या हुआ था? गुस्सा भरा हुआ था, विद्रोह भरा हुआ था। और कब वो विद्रोह फूट जाएगा, कोई नहीं जानता था। आगे कह रहे हैं, एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा। अब मोती से रहा नहीं जा रहा था। इतना अत्याचार बेचारा सह रहा था कि अब उसे रहा नहीं जाता था। उसने फिर मूक भाषा में क्या बोला? हीरा से, अब तो सहा नहीं जाता, बहुत हो गया, बहुत मारपीट हमने खा ली है, बहुत काम कर लिया, अब सहा नहीं जाता। मोती हीरा कुछ तो करो। हीरा से वो बोलता है, क्या करना चाहते हो? हीरा कहता है, मोती क्या करना चाहते हो, बताओ क्या योजना है तुम्हारी? कह रहा है, एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दो। मोती हमेशा लड़ाई झगड़े की बात करता है। कहता है, मुझे तो लगता है कि ऐसा है कि एक दो लोगों को सींगों पर उठाओ और फेंक दूं। लेकिन जानते हो, कौन समझा रहा है? हीरा समझा रहा है। जानते हो, वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है, उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। वो समझा रहा है मोती को, मोती तुम तो कह रहे हो कि सींग से मार के उड़ा दें, लेकिन वो जो प्यारी लड़की जो हमको एक एक रोटी रात में प्यार से खिला जाती है, वो इसी घर में रहती है और इसी घर की लड़की है और इस घर का वो मालिक है। यह बेचारी अनाथ हो जाएगी। इसके पहले भी उसके माता का हाथ उसके सर से उठ गया है। उसकी सौतेली माँ उस पर बहुत अत्याचार करती है, उसे मारती पीटती है और जब तुम इनको भी मार दोगे तो इसके आगे पीछे कोई रहेगा नहीं। अनाथ, अनाथ का मतलब जिसका कोई सहारा नहीं होता। तुम तो इसका सहारा ही छीन लोगे। तो फिर मोती कहता है, तो मालकिन को ना फेंक दूं? कह रहा है चलो अच्छा गया को छोड़ देते हैं। हीरा ये बताओ, मालकिन को ना सींग से उड़ा दूं? फिर कहता है, वही तो उस लड़की को मारती है। इसका तर्क भी देता है। कौन? मोती। मोती तर्क देता है हीरा से कि ये मालकिन को मार के ठिकाने लगा देते हैं, क्योंकि वही उस लड़की को मारती, उस पर अत्याचार करती है। फिर लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है। देखिए कितनी बड़ी बात की है।
उस समय के परिवेश में मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा है कि औरत जात पर सींग चलाना मना है, औरत जात पर कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए। इस कहानी के माध्यम से उन्होंने लोगों को संदेश दिया है कि हमें कभी स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, उन्हें कभी मारना नहीं चाहिए। यह भूले जाते हो तुम तो किसी तरह से निकलने ही नहीं देते। जब सारी बातों को हीरा काट देता है तो मोती यही कहता है कि तुम तो मेरी सारी बात काट देते हो, कुल मिला के तुम यहां से मुझे निकलने ही नहीं देना चाहते हो, यही मैं एक दिन मर जाऊंगा। बताओ तुड़ाकर भाग चलें? फिर कह रहे हैं चलो अच्छा ठीक है, बताओ यहां से तुड़ाकर भाग चलते हैं। ये योजना बनती है। हाँ, इस पर दोनों की सहमति हो जाती है। दोनों कहते हैं कि ठीक, हाँ, यहां से हम लोग तुड़ाकर भाग जाते हैं। यह मैं स्वीकार करता, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? हीरा मोती दोनों योजना बनाते हैं। कहता ठीक, मैं इस पर बात पर सहमत हूँ, किसी से लड़ाई झगड़ा मारपीट नहीं करते हैं, हम रस्सी तुड़ाकर यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन समस्या यहाँ पर सबसे बड़ी आती है कि वो दोनों रस्सी क्या होती हैं, बहुत मोटी होती हैं और उनको तोड़ना इतना आसान काम नहीं था, क्योंकि इस बार गया ने बड़ी सावधानी से उनको बहुत मोटी रस्सी से बांधा था। तो वही उसी बात को लेकर दोनों बैल चिंतित हो जाते हैं कि ये दोनों रस्सी कैसे टूटेगी, इस पर योजना बनने लगती है। अब योजना बन चुकी थी, यहाँ से भागना है, लेकिन कैसे भागना है, ये रस्सी कैसी टूटेगी, इस पर योजना बननी थी। आगे कहते हैं इसका एक उपाय है। क्या उपाय है? पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो। दोनों में सलाह होती है कि इसका एक उपाय है, उस रस्सी को क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चबाते हैं। चबाने से क्या होगा, वो रस्सी कमजोर हो जाएगी और कमजोर होने के बाद जब उसमें जोर से झटका देंगे तो वो रस्सी टूट जाएगी। ये दोनों आपस में मूक भाषा में सलाह करते हैं। फिर एक झटके में टूट जाएगी। जब वो रस्सी कमजोर हो जाएगी तो वो झटके में टूट जाएगी। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, रात में क्या है, फिर उसी तरह पुनः बालिका आती है और उन दोनों बैलों को एक एक रोटी खिलाकर वहां से भाग जाती है, चली जाती है। तो दोनों रस्सियां चबाने लगे। दोनों ने अपना काम, अपनी योजना को फाइनल रूप देने के लिए तैयार हो गए और दोनों क्या है, धीरे धीरे अपने दांतों से रस्सियों को चबाने लगे। पर मोटी रस्सी मुंह में ना आती। अब बताइए, इतनी मोटी रस्सी थी, उन जानवरों का मुंह कितना बड़ा बड़ा होता है, लेकिन इस गया ने इतनी मोटी रस्सी बांधा था कि वो उनके मुंह में भी नहीं आ रही थी, वो चबा भी नहीं पा रहे थे। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते, बार बार प्रयास करते हीरा और मोती उस मोटी रस्सी को चबाने की, लेकिन क्या है, वो रस्सी जरा भी टस से मस नहीं होती थी। सहसा, सहसा माने होता है अचानक। अचानक घर का द्वार खिला। किसका द्वार खिला? घर का। और वही लड़की निकली। कौन लड़की निकली? जो उन दोनों बैलों को एक एक रोटी खिला के आ जाती। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगते हैं। दोनों की पूंछ खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोल देती हूं। लड़की समझ गई थी उन दोनों बैलों के बारे में कि इनकी आपस में योजना बन गई है और ये यहाँ से भाग जाएंगे। लड़की भी चाहती थी ये दोनों बैल यहाँ से भाग जाएं, जिसके कारण मेरा बापू इन पर इतना अत्याचार करता है, इनको मारता पीटता, इनको ठीक से खाना नहीं देता, इनसे दिन भर काम लेता है। वो नहीं चाहती थी ये दोनों बैल यहाँ रहे और इस योजना को लड़की भली भांति समझ गई थी। तो वापस रोटी खिलाने के बाद फिर वापस आती है उन्हीं दोनों बैलों के पास, उनके माथे में बड़े प्यार से हाथ फेरती है। दोनों बैल उस लड़की का हाथ चाटते हैं और दोनों दोनों की पूंछ खड़ी हो जाती। उस प्रेम में आप कभी किसी भी जानवर को आप प्यार से सहलाइए तो वो अपनी पूंछ हिलाने लगता है। पूंछ जब हिलाने लगे तो जान लीजिए वो आपके प्रेम का अनुभव कर रहा है। तो उसी प्रकार उस लड़की के प्रेम का अनुभव करते हुए दोनों बैलों की पूंछ खड़ी हो जाती है। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोल देती हूँ। ये रस्सी खुलेगी नहीं, मैं खोल देती हूँ। चुपके से भाग जाओ, तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, नहीं तुम्हें मार डालेंगे, नहीं तो यहाँ लोग तुम्हें मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। नाथ क्या होता है?
जानवरों को अंकुश करने के लिए, उन पर नियंत्रण पाने के लिए लोहे की एक कील होती है, गोली गोली, नाक में ऐसे डाल दी जाती है। जैसे ही वो नियंत्रण से बाहर होंगे वैसे ही उसको खींचा जाता है और वो तुरंत नियंत्रित हो जाते हैं जानवर। बहुत खतरनाक होते हैं, उससे बहुत दर्द होता है। तो उसी नाथ की बात कर रहे हैं कि आज घर में सलाह हो रही थी कि तुम दोनों के नाकों में नाथ डाल दी जाएगी। उसने गराव खोल दिया। आगे घटना होती है, इतनी सब बातचीत होने के बाद वो क्या करती है लड़की, उन दोनों बैलों की गांठ को खोल देती है और दोनों चुपचाप खड़े रहे। गांठ खोलने के बाद, रस्सी खोलने के बाद भी दोनों बैल क्या है, वहीं चुपचाप खड़े रहते, वहां से भागते नहीं है। आगे कह रहे हैं, मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? मोती कह रहा है हीरा से, अब कहे यहाँ खड़े हो, चलो भागो, रस्सी भी खुल गई है, भाग नहीं रहे हो। तो वही कहता, अब चलते क्यों नहीं, जल्दी चलो यहाँ से। हीरा ने कहा, चलो तो चलें तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आ जाएगी। हम लोग तो यहाँ से भाग जाएंगे, लेकिन कल आफत किस पर आएगी? इस लड़की पर आएगी, क्योंकि इस लड़की ने मेरी रस्सियां खोली है, और तब इसको मारा पीटा जाएगा, इसके साथ और भी अत्याचार किया जाएगा। सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई। जब ये सब बातें आपस में मूक भाषा में दोनों कर रहे थे, दोनों बैल, मोती कह रहा था चलो यहां से भागो अब, और हीरा कह रहा था नहीं, अगर हम भागेंगे तो सारा शक इसी लड़की पर आएगा और इसी लड़की को मारा पीटा जाएगा। ये बात लड़की भी समझ रही थी कि ये दोनों बैल प्रेमवश यहां से भाग नहीं रहे हैं। सहसा बालिका चिल्लाई। अचानक बालिका शोर मचाने लगी। दोनों फूफा वाले बैल, दोनों फूफा वाले बैल मतलब झूरी के, किसके बैल? झूरी के। फूफा लगता था झूरी उस लड़की का। दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, ओ दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी जल्दी दौड़ो। वो लड़की क्या करती है, जब वो दोनों बैल नहीं भागते हैं तो लड़की शोर मचाने लगती, चिल्लाने लगती है, ओ दादा, ओ दादा, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी आइए, जल्दी आइए। गया है हड़बड़ा कर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। गया फिर जल्दी जल्दी हड़बड़ाकर बाहर निकला और उन दोनों बैलों को पकड़ने के लिए उनके पीछे गया। वे दोनों भागे, हीरा और मोती वहां से 1 2 3 9 2 11 हो लिए। गया ने उनका पीछा किया, वह और भी तेज हुए। जैसे ही गया उनका पीछा किया, बैल और भी तेज भागने लगे। गया ने शोर मचाया, गया ने शोर मचाकर पूरे गांव वालों को जगाया। फिर गांव के कुछ आदमियों को साथ ले लेने के लिए लौटा। सोचा कि अगर अकेले जाऊंगा तो ये बैल तो मुझे ठिकाने लगा देंगे मार के। तो डर वश वो क्या है, आधी रास्ते से वापस आ जाता है और अपने गांव के लोगों को इकट्ठा करता है और इकट्ठा करके फिर बैल को पकड़ने के लिए जाता है। दोनों मित्रों को भी भागने का मौका मिल गया। इतना समय, यानी जब गया वापस गांव में आता है लोगों को इकट्ठा करने के लिए, तो वो जो समय बैलों को वहां से भागने का मिल जाता है। सीधे दौड़ते चले गए, यहां तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। यहां तक कि मार्ग का ज्ञान नहीं, जो भी रास्ता उनको दिखा उसी रास्ते पर वो दौड़ते गए, दौड़ते गए, दौड़ते गए। सोचिए, पहले जान बचाओ, रास्ता बाद में ढूंढ लेंगे। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यह पता न था। नए नए गांव मिलने लगे। अब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। अब दोनों बैल क्या हो जाते हैं, वो रास्ता भटक जाते हैं, किस रास्ते पर भागते हैं उनको ये ज्ञान नहीं होता है। नए नए गांव दिखने लगते हैं, नए नए खेत दिखने लगते हैं। दोनों एक जगह पर खड़े हो जाते हैं और आपस में बात करते हैं कि अब क्या किया जाए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए। हीरा को यह प्रतीत हो गया कि ऐसा लग रहा है कि हम लोग क्या है, रास्ता भूल गए, रास्ता भूल गए। तुम भी बेतहाशा भागे। मोती से कह रहा है, तुम भी यहां से बिल्कुल 9 2 11 हो लिए, बेतहाशा भागे, रास्ता भी नहीं देखे कहां हम लोगों को भागना चाहिए था, वहीं उसे मार गिराना था। आगे कहते हैं
कि भागना नहीं चाहिए था उसको, यानी गया को वहीं मार गिराना चाहिए था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती कि जिन जानवरों को पाला, ये कौन कहता है? जब हीरा ने कहा मालूम होता है राह भूल गए, तो कह रहा है तुम भी बेतहाशा भागे। कौन भागा? हीरा, जो पहले बहुत सलाह दे रहा था, ज्ञान दे रहा था, जब भागने का मौका आया तो वो भी पेल भागे। और तुम भी बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार के गिरा देना चाहिए था। मोती कहता है हीरा से कि फालतू वहां से भागे, वहीं उसको ढेर कर देते, गया को झंझट खत्म हो जाती। फिर आगे हीरा कहता है उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, यदि हम उनको मार गिराते, जिस मालिक ने हमें अपने पास रखा, खाना दिया, चारा दिया, हमारी सेवा की, हम उसी को मार के गिरा दे। वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हमें अपना धर्म, हम अपना धर्म क्यों छोड़े? वो भले ही अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हमको अपना धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। मुंशी प्रेमचंद जी ने इस कहानी के माध्यम से ये बहुत बड़ा संदेश दिया है कि अपने धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। मिट्टी में जो गुणधर्म होता है, पेड़ पौधों को उगाने का, अगर वो गुणधर्म ही समाप्त हो जाए तो मिट्टी बंजर हो जाएगी, वो किसी के उपयोगी नहीं रहेगी। तो व्यक्ति को, हर व्यक्ति को अपने धर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए, अपने धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। आगे कह रहे हैं दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। दोनों को बहुत भूख लग रही थी, बेचारों को दोनों को खाना बहुत दिन से नहीं मिला था, सिर्फ सूखा भूसा ही मिलता था। खेत में मटर खड़ी थी, पास में ही एक खेत था जिसमें मटर लगी हुई थी, चरने लगी। दोनों क्या उस मटर के खेत में घुस गए और वहां चरने लगे। रह रहकर आहट, आहट माने बार बार देख लेते थे कोई आ तो नहीं रहा है, कोई आता तो नहीं। जब पेट भर गया और दोनों ने आजादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। जब उन दोनों का मीठी मीठी मटर खाकर पेट भर जाता है और दोनों बहुत आजादी का अनुभव करते हैं, अब तो किसी बात की चिंता नहीं, अब तो हम लोग स्वतंत्र हैं, हम पर किसी का अंकुश नहीं है। दोनों वहां पर क्या है, बढ़िया उछलने कूदने लगते हैं। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाया और एक दूसरे को ठेलने लगे। सींग मिलाना का मतलब प्रेम से क्या है, एक दूसरे से सींग मिलाने लगे, धौला धप्पा करने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया। मोती ने क्या है, मोती ने हीरा को सींग मारकर कई कदम पीछे हटा दिया, यहां तक कि वह एक खाई में गिर गया। हंसी मजाक मजाक में क्या है, वो क्या है, एक खाई में गिर भी जाता है हीरा। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से भिड़ गया। फिर उसको गुस्सा आ जाता है, किसको? हीरा को गुस्सा आ जाता है जब वो खाई में गिर जाता है। मोती के धक्का देने पर उसे भी गुस्सा आ जाता है और फिर वो संभल कर उठा, फिर मोती से भिड़ गया लड़ने के लिए। आगे कह रहे हैं मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। अब उन्होंने लगा कि यार मजाक मजाक में बात गंभीर हो रही है, तो लड़ाई का रूप ले रही है, तो दोनों बहुत समझदार होते हैं और दोनों दूर हट जाते हैं। अरे यह क्या, कोई सांड डॉकता चला आ रहा है। अचानक वो हंसी मजाक करते करते देखते हैं कि एक सांड, अब देखिए किसका प्रवेश होता है, सांड। सांड बहुत बलिष्ठ बलशाली जानवर होता है। तो सांड डॉकता हुआ, डॉकता मतलब झूलता हुआ, झूलता हुआ चला आ रहा है। हाँ सांडी है, दोनों कहते अरे ये तो सांडी है आ रहा है। वह सामने आ पहुंचा, दोनों मित्र बगले झांक रहे थे। अब दोनों क्या है, बेचारे बहुत कमजोर हैं, अब उससे लड़ नहीं सकते थे, तो दोनों क्या है एक दूसरे को झांकने लगे कि कैसे इससे लड़ाई बच जाए। और वो सांड उन दोनों के सामने आकर खड़ा हो गया। सांड पूरा हाथी था, इतना बलवान था, हाथी जैसा दिख रहा था। उससे भिड़ना, जान से हाथ धोना, लेकिन ना भिड़ने पर भी तो बचती नजर बाज जान बचती नहीं नजर आती। यानी उससे भिड़ना तो जान से हाथ धो बैठना, अगर उससे नहीं भी भिड़ते, भागते हैं तो पीछा करके मारता है। दोनों तरफ से जान जा रही थी, इन्हीं की तरफ आ भी रहा है। कितना भयंकर सूरत है। वो सांड क्या है, इन दोनों बैलों की तरफ ही आ रहा था और
दोनों बैल आपस में बात करते हैं, अरे देखो कितनी भयंकर सूरत है, कितना खतरनाक सांड है, कितना हट्टा कट्टा हाथी के रहे सांड है। मोती ने मूक भाषा में कहा, मोती ने क्या है मूक भाषा में किससे कहा? हीरा से, बुरे फंसे आसमान से निकले खजूर पे अटके, बुरे फंसे जान बचेगी कोई उपाय सोचो। बोलता है हीरा से, भाई जल्दी से कोई उपाय सोचो, कैसे जान बचेगी इससे, सांड से। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, हीरा भी चिंतित हो गया कि लो अब तो गए काम से। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती न सुनेगा। इसको अपने शरीर पर क्या है? बहुत घमंड है, गर्व है। ये विनती नहीं, आरजू माने क्या होता है? आरजू विनती, अनुनय विनय नहीं सुनेगा ये घमंड में चूर है। भाग क्यों ना चले, दोनों पहले सलाह करते हैं, यहां से भाग जाते हैं। भागना कायरता है। देखिए भागना क्या है? कायरता है। हीरा कहता है, मोती कहता है कि चलो भाग जाते हैं यहां से, लेकिन हीरा क्या कहता है कि भागना कायरता है, शत्रु को देखकर कभी भागना नहीं चाहिए। तो फिर यहीं मरो, लो फिर यहीं मरो, बंदा 9-2-11 होता है। वो कहता है, मोती हीरा से कहता है कि तुम यहीं मरो, मैं तो यहाँ से 9-2-11। 9-2-11 मुहावरे शब्द का क्या अर्थ होता है? भाग जाना। 9-2-11 का मतलब क्या होता है? कि भाग जाना। और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो। और दौड़ा लिया पीछे से, तब क्या करोगे? मोती कहता है, हीरा कहता है मोती से कि मान लो चलो तुम भाग गए और पीछे से दौड़ा लिया, तब क्या करोगे? आगे है, उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। दोनों मूक भाषा में सलाह करते हैं कि ऐसा करते हैं कि दोनों एक साथ इस पर चोट करते हैं। यहां से कौन सा नीति विषयक मूल उभर कर आ रहा है कि संगठन में शक्ति होती है। अगर हम कोई काम मिलजुल कर करेंगे तो उस पर हम ज्यादा सफल हो जाएंगे। ये आप उंगलियां देख रहे हो, पांचों उंगलियां, अगर ये अलग अलग रहेंगी तो कोई भी कार्य इतना आसानी से नहीं हो पाएगा, लेकिन यही संगठित हो जाएंगी तो हर काम आपका अच्छी तरीके से हो जाएगा। तो वही नीति विषयक मूल कर उभर कर यहाँ पर आ रहा है कि संगठन में शक्ति होती है, हर कार्य को हमें मिलजुल कर एक टीम वर्क की बात करना चाहिए। मैं आगे लगे देता हूँ, आगे दोनों में आपस में विचार होता है, विचार विमर्श हो जाता है, तय हो जाता है कि पहले मैं आगे से मारूंगा, तुम पीछे से रगे दो। रगे दो मतलब सींग मारना, दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। तुम आगे से मारना, मैं पीछे से मारूंगा सींग, तो जब उस पर दोहरी मार पड़ेगी तब वो वहां से भागेगा। ऐसी योजना दोनों बैल आपस में बनाते हैं। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। दोनों बैलों में योजना बनती है, अगर वो मेरी तरफ झटके तो बगल से तुम उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं। इसमें जान का बहुत जोखिम है इस लड़ाई में, लेकिन कोई दूसरा उपाय भी नहीं है बचने का, लड़ना तो पड़ेगा ही। दोनों मित्र जान हथेली पर लेकर लपके, यानी उस सांड का सामना करते हैं। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा ना था। सांड को क्या? संगठित शत्रुओं से लड़ने का, एक एक से उसको लड़ने का तजुर्बा था, लेकिन कई लोग मिलकर एक साथ अगर उस पर आक्रमण कर देते हैं तो उसको इसका लड़ने का कोई भी तजुर्बा नहीं था। वह तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था। उसका मल्ल युद्ध माने कुश्ती। वह एक ही शत्रु से, कैसे? एक ही शत्रु से लड़ने का उसको अभ्यास था। ज्यों ही हीरा पर झपटा, सबसे पहले किस पर अटैक किया? हीरा पर। ज्यों ही हीरा पर मोती झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। मोती ने क्या? पीछे से उसके सींग मार दी। सांड उसकी तरफ मुड़ा, फिर सांड जैसे मोती ने पीछे मारा तो मोती पर अटैक किया, तो हीरा ने रगेदा, हीरा ने पीछे से उसको सींग उसेड़ दी। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले। सांड की इच्छा क्या थी? कि पहले एक एक को मार करके दोनों को गिरा देते हैं। पर ये दोनों भी उस्ताद, उस्ताद माने होता है गुरु, उस्ताद माने क्या होता है? गुरु। पर दोनों ये क्या थे? दोनों भी गुरु थे, उस्ताद थे। कौन? हीरा और मोती।
उसे यह अवसर ना देते थे, उसको बिल्कुल भी यह अवसर नहीं दिया हीरा और मोती को। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला। मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दी। एक बार तो ऐसा मौका आया जैसे हीरा का अंत ही कर देगा, हीरा को मार ही देगा, और ऐसी स्थितियों को देखते हुए मोती ने तुरंत आक्रमण किया और उसके पेट में क्या है, अपनी सींग भोंक दी। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुभा दी। फिर जैसे ही सांड पीछे मुड़ा मोती को मारने के लिए, तो हीरा ने क्या है, उस पर अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया। अंत में वो परास्त हो जाता है सांड, और वहां से भाग जाता है। काफी दूर तक हीरा और मोती ने उस सांड को दौड़ाया, यहां तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। आगे जाकर रास्ते में सांड बेदम होकर, यानी उसके अंदर कोई दम ही नहीं बची, और नीचे जमीन में गिर पड़ता है। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। दोनों ने क्या है, जब शत्रु जमीन पे गिर पड़ा, शत्रु ने हथियार डाल दिया, शत्रु हार मान चुका था, तो दोनों क्या है, उसको छोड़ देते हैं। और दोनों मित्र विजय के नशे में कि आज हम दोनों ने मिलकर अपने शत्रु को परास्त कर दिया है, उस विजय के नशे में झूमते चले जाते हैं, खुशी से प्रसन्न हो जाते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। कल हम नेक्स्ट पार्ट 3 में कहानी के बारे में आगे देखेंगे कि कौन सी घटनाएं घटित होती हैं और इसका अंत सकारात्मक होता है कि नकारात्मक होता है, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।